Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 5 of the topic called electricity. अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ना यार देखो, पहले आप बात को समझो। भूख लगती है, इंसान खाना खाता है, डेफिनेटली भूख लगने पे खाना खाता है, ये बहुत जरूरी बात है। खाना कहां से आएगा? जहां पे खाना ज्यादा होगा वहां से हमारे पास आएगा। बट कोई फेंक के रोटी देगा तो क्या आप खा लोगे? नहीं खाओगे। यार फेंक के दे दी, मैं सर फोड़ दूंगा। एक बात समझना बोलने के लिए। मगर एक गरीब आदमी जिसने 3 दिन से खाना ना खाया हो ना, उसको अगर आप फेंक के भी रोटी दोगे ना, वो बेचारा वो रोटी भी हाथ जोड़कर भाई साहब बहुत धन्यवाद दे दिया आपने। वैसे ही होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। प्लीज बात समझना। अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिसिटी सबको चाहिए। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हाई पोटेंशियल टू अ बॉडी एट लो पोटेंशियल। तो सबसे पहले बॉडी के अंदर वोल्टेज होना जरूरी है। वोल्टेज का पता कैसे चलेगा? वोल्ट मीटर से। अगर जिस वोल्टेज पे मुझे रोटी चाहिए, समझना प्लीज मेरी बात को। पापा के जब बॉस आते हैं ना घर में डिनर पे, या पापा का कोई सीनियर आता है, या आपके घर में आपका कोई अमीर रिश्तेदार आता है, तो घर का माहौल अलग होता है। बड़ी इज्जत परोसी जाती है रोटी के साथ, ज्यादा इज्जत। पापा का कोई दोस्त आता है बराबर शराबर नॉर्मल लेवल पे, तो अलग पोटेंशियल होता है। और भगवान ना करे अगर कोई गरीब रिश्तेदार घर में आता है ना, आई एम सॉरी, अगर मेरी कोई बात गलत लगे तो बुरा मत मानना, मैं एक समझाने का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। कोई बाई चांस कोई गरीब रिश्तेदार अगर घर आता है, तो वी आर लाइक कैजुअल। तो आई होप जो मैं कह रहा हूं वो गलत हो, आप सबको ही एक ही लेवल पे ट्रीट करते हो। बट ऐसा नहीं होता। वो जो महंगे वाले ग्लासेस हैं वो तब निकलते हैं जब पापा का कोई सीनियर आता है। नहीं तो नॉर्मल रिश्तेदारों को तो वही जो घर में कप में पड़े होते हैं उसी से खिला देते हैं। और कोई बेचारा गरीब होता है तो उसके लिए अलग से एक स्टील का ग्लास रखा होता है, जो वही बेचारा धोकर देता है। हमारे घर में ऐसा नहीं होता। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी। सो द सेम गोज विद दिस। सबसे पहले ऑब्वियसली करंट विल फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हाई पोटेंशियल टू अ बॉडी एट लो पोटेंशियल। और किसको कितना पोटेंशियल चाहिए ये डिसाइड करता है वोल्ट मीटर। अब यहां पर मैंने ये बना रखा है। अब मैं चाहता हूं करंट जाए। करंट जाए तो उसके लिए मुझे ये खोल देना पड़ेगा, तो करंट विल फ्लो। और जब मैं चाहूं कि करंट नहीं जाए तो ये रोक देगा। उसके लिए हर अप्लायंस में एक स्विच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्विच। अब कितना करंट यहां से यहां तक गया, खर्चा भी तो बताओगे ना। उसके लिए वी यूज अ टर्म कॉल्ड एमीटर। और जब करंट यहां से यहां गया तो उससे कोई अप्लायंस तो जलना चाहिए ना। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उस एनर्जी से एक अप्लायंस काम जरूर करे, अप्लायंस जले जरूर। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, अब एक और बात, हमें उसके अंदर या रास्ते में करंट के सप्लाई को थोड़ा सा रोकना है, या करंट की सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो उसके लिए थोड़े से स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं। अगर कहीं पे स्कूल होता है तो स्कूल से पहले स्पीड ब्रेकर लगा दिए जाते हैं ताकि व्हीकल्स अपनी स्पीड को स्लो कर सके। उसके लिए हर अप्लायंस में रेजिस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रेजिस्टर। रेजिस्टेंस इज एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। जैसे सड़क पर फ्रिक्शन होती है, वैसे कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस होती है। अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज अ कंडक्टर, आपसे कोई बोले व्हाट इज अ इंसुलेटर, एंड व्हाट इज अ रेजिस्टर, अगर मैंने पिछले वाले लेक्चर में कराया हुआ है तो ठीक है। इंसुलेटर एक ऐसी सड़क है, क्या इस सड़क पे गाड़ी चल सकती है? तो इंसुलेटर्स आर दोज substances which have which have, ये याद रख लेना ये वर्ड, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इतनी रेजिस्टेंस होती है कि करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा ही नहीं। अगर यहां से यहां तक करंट जाएगा तो गाड़ी गिर जाएगी, करंट को फ्लो करने नहीं देगी। अगर हम साथ हैं तो, कहां गया भाई, ये रहा। करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा ही नहीं सकता। दे डू नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट। बात आती है कंडक्टर की। कंडक्टर इज अ प्लेन रोड, बिल्कुल प्लेन रोड, मतलब इज अ डिवाइस विच हैज, वर्ड देख लेना, वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिमम। विच हैज क्या बेटा? मिनिमम रेजिस्टेंस। ताकि वजह सिर्फ ये है, सो दैट
करंट कैन फ्लो इजीली। तो बच्चे ने एक सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा 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 क्या कोई ऐसा कंडक्टर है जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो? रेजिस्टेंस हो ही ना, करंट को जो रोकता है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ये वर्ड बता रहा हूं ताकि जब 11th में कभी आप साइंस पढ़ोगे तो थोड़ा सा हमें याद कर लेना। एक ऐसी चीज जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं। क्या दुनिया में ऐसी कोई सड़क है जिसमें फ्रिक्शन ना हो? बेटा बर्फ पे आप पिघलते हो, बर्फ पे पिघलते हो क्योंकि फ्रिक्शन होती नहीं, पिघल के गिर जाते हो। बट बर्फ में भी फ्रिक्शन होती है, क्योंकि बर्फ में भी अगर आप चलते जाओगे तो एक टाइम आगे रुकोगे। वहां फ्रिक्शन होती है, बहुत कम होती है मगर होती है। तो दुनिया में ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। अगर ऐसा कोई कंडक्टर होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर के आसपास होते हैं कंडक्टर्स, बट प्योर सुपर कंडक्टर नहीं होता। अब बात आती है रेजिस्टर की। तो रेजिस्टर्स होते हैं वो स्पीड ब्रेकर जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करने देते हैं। तो रेजिस्टर्स आर दोज substances whose resistance is वर्ड देख लेना, वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेस देन whose resistance is less than insulators but more than कंडक्टर्स। प्लीज इस बात को समझ लेना। जो रोड पर अगर स्पीड ब्रेकर नजर आता है तो मूड खराब होता है, यार स्पीड ब्रेकर आ गया। आप स्पीड स्लो कर लेते हो, रोक नहीं लेते हो गाड़ी को, गाड़ी उस पर चलती है। तो ये वर्ड ध्यान से देख लेना, लेस देन इंसुलेटर्स एंड मोर देन कंडक्टर्स। और अपनी तरफ से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि अप्लायंस में वोल्ट मीटर भी चाहिए, एम मीटर भी चाहिए, स्विच भी चाहिए, अप्लायंस भी चाहिए, रेजिस्टर भी चाहिए, और बॉडी एट हाई पोटेंशियल और बॉडी एट लो पोटेंशियल तभी होगी जब हमारे पास क्या होगा? करंट सोर्स। मतलब करंट सोर्स मतलब बैटरी चाहिए। प्लीज मेरी बात समझना, आप अपने माता पिता पे डिपेंडेंट क्यों हो? क्योंकि वो हाई पोटेंशियल पे है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो वो उनसे ही मिलेगा, बिकॉज दे आर एट हाई पोटेंशियल एंड यू आर एट लो पोटेंशियल। वो जिंदगी लगा देते हैं इस चीज में कि तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ा सके, और दुआ करते हैं, उनका पोटेंशियल कम कभी नहीं होता, वो चाहते हैं कि तुम्हारा पोटेंशियल उनसे भी ज्यादा रहे। ये वो चाहते हैं जीवन भर। एक माता पिता के जीवन का एक ही उसूल होता है कि उनका पोटेंशियल ये रहा, ये उनके बच्चे का पोटेंशियल। वो अपने पोटेंशियल से कुछ भी करके बच्चे को उठाते हैं। जब तक पोटेंशियल में फर्क है तब तक यहां से करंट आएगा यहां पर। समझना इस बात को। धीरे धीरे जैसे तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, उनका गिर नहीं रहा, बट वो चाहते हैं तुम्हारा पोटेंशियल आसमान को छुए, ताकि तुम अपनी तो मदद कर ही पाओ, साथ में उनकी भी मदद कर पाओ। लेट्स नॉट गेट इनटू द थ्योरी ऑफ दिस। तो अब एक बात समझ लेना, वन एक चीज होती है कंडक्टर, एक होती है इंसुलेटर, और एक होती है रेजिस्टर। अब एक और बात समझ लेना, बात को समझना, उल्टी बात समझना। जहां पर हमने पढ़ा है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये वर्ड को प्लीज समझना। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मैंने एक जगह पर करंट था, एक जगह पर करंट था, इसके अंदर करंट है, और यहां से लकड़ी की एक वायर लेके तुम्हें कनेक्ट कर दी तुम्हारी बॉडी से। तो क्या तुम्हें करंट लगेगा? तुम कहोगे नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक इंसुलेटर है और इसके अंदर रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, इसका मतलब करंट मिनिमम है। मिनिमम क्या? करंट जीरो है। हाँ भगवान ना करे, ये डोंट इवन थिंक अबाउट इट। यहीं पर अगर मैं यहां पर एक
कंडक्टर लगा देता हूं तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस मिनिमम होती है, जिस वजह से करंट मैक्सिमम होता है और यहां पर आपको करंट लग जाएगा। तो दो बातें बोलना, जहां पर मैं बोलूं करंट ज्यादा मींस रेजिस्टेंस कम, और अगर बोलूं करंट कम मींस रेजिस्टेंस ज्यादा। करंट को जो रोकती है, अब वाला जो टॉपिक है ध्यान से देखना, पूरी जान लगा के देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स इफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बेटा इसको दिल से देख लेना, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एक बात गूंजनी चाहिए, जिसमें हर वो चीज जिसमें करंट ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, हर वो चीज जिसमें करंट कम होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। बस एक बात देख लेना। अब जरा ध्यान से, मैंने आपको बोला सबसे पहले हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पर टेम्परेचर का भी असर होता है। वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, वो न्यूमेरिकल्स को मुश्किल कर देगा, बट अभी जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक गिवन टेम्परेचर पे कर रहे हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट के लिए ए से बी तक जाना आसान है, या करंट के लिए ए डैश से बी डैश तक जाना आसान है? आराम से बताना। यहां पर L1 है, ये L2 है, तो बच्चा बोलेगा ए से बी तक करंट आराम से जाएगा। ए से बी तक करंट आराम से जाएगा मतलब लेंथ कम करंट ज्यादा, लेंथ कम करंट ज्यादा, और यहां पर लेंथ ज्यादा तो करंट कम। करंट को ट्रैवल करना पड़ेगा तो रास्ते में रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस करंट को रोकती है, करंट को रोकती है जिसकी वजह से पोटेंशियल गिरता जाता है, तो वोल्टेज उतना नहीं पहुंच पाता। गांव वगैरह में बिजली क्यों नहीं पहुंची? ऐसा नहीं है कि कोई देश का प्रधानमंत्री चाहता है कि मेरे गांव वालों को बिजली ना मिले। देश की तरक्की तब है जब देश के दूर दूर तक वाले इलाके में सब मिले, बट दूर तक जाते 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 फ्रिक्शन की वजह से उतनी दूर ना पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए सड़कें बनाई जाती हैं। देश की तरक्की, आप जब बाहर जाते हो, इंडिया से बाहर जाते हो और वहां की सड़कें देख कितनी साफ है, एक्चुअली में देश क्या पता चलता है वहां की सड़कों से। सड़क अगर फ्लैट है तो कोई भी चीज कितनी भी दूर चली जाएगी। ध्यान से देखना। अब यहां पर बच्चा बोलेगा लेंथ कम तो करंट ज्यादा, लेंथ कम तो करंट ज्यादा, लेंथ कम तो करंट ज्यादा, और जिसमें करंट ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस भी कम। तो लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। मेरे से 4 बार पढ़ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर लेंथ कम है वहां करंट आराम से जा रहा है, जहां करंट ज्यादा होगा वहां पर रेजिस्टेंस कम होगी। तो जहां पर लेंथ कम है वहां रेजिस्टेंस भी कम है, और जहां पर लेंथ ज्यादा है वहां रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। सिंपल सी बात है यार, यहां से यहां तक जाते जाते बहुत सारा करंट वेस्ट हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्लास बोलेगी इट हैज बीन experimentally observed that magnitude of current is magnitude of दोबारा से लिखते हैं, सब दोबारा से लिखते हैं, कहीं दिक्कत हो पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो। लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट हैज बीन experimentally observed that magnitude of resistance is directly proportional to length of conductor। अगर आप साथ हो तो मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। भैया ए से बी तक रेजिस्टेंस कम होगी, ए डैश से बी डैश तक रेजिस्टेंस ज्यादा होगी।
ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तो ज्यादा करंट खिंचेगा, तो ए से बी तक जो पास का डिस्टेंस है उसमें करंट पहुंच जाएगा, जो दूर का डिस्टेंस है उसमें करंट कम पहुंचेगा। एंड दूसरी बात, अब किसी को ज्यादा करंट चाहिए तो पतली तार ले या मोटी तार ले? ज्यादा करंट किस में होता है, पतली तार में या मोटी तार में? जरा सा भी डाउट आए तो बताओ, एसी की तार मोटी होती है या रेडियो की? एसी की। एसी की तार मोटी तो करंट ज्यादा, मतलब एसी की तार का एरिया ज्यादा होता है, एसी की तार का एरिया ज्यादा होता है, और रेडियो वाली तार पतली होती है, कभी भी नोट कर लेना। तो मतलब जिसका एरिया ज्यादा है और जिसका एरिया कम है, जिसका एरिया ज्यादा उसमें करंट ज्यादा, और जिसका एरिया कम उसमें करंट कम। एरिया ज्यादा करंट ज्यादा, एरिया ज्यादा करंट ज्यादा, मोटी तार तो करंट ज्यादा, प्लीज, एरिया ज्यादा करंट ज्यादा। तो एरिया ज्यादा जिसमें करंट ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। जितनी मोटी तार होगी उसमें करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो सेकंड बात ध्यान से देख लेना, एंड इनवर्सली proportional to area of cross section of wire। वायर जितनी मोटी होगी, जितना वायर का एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा करंट ज्यादा, तो एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा तो एरिया कम, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब R is proportional to 1 upon A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेरे बच्चों ने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम करते हैं कंबाइनिंग, कंबाइनिंग 1 and 2। ये लेक्चर वो लेक्चर है जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगने लगता है, इसलिए ध्यान से सुन लेना। R is proportional to L upon A। R is proportional to L upon A। सर 9th में हमने पढ़ा था प्रोपोर्शनल का निशान हटके इक्वल्स टू का जब निशान आता है, जब प्रोपोर्शनल का निशान हटके इक्वल्स टू का जब निशान आता है तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है। सर हमने सुना था K, जी हां बिल्कुल सही सुना था, बट यहां पर जो कांस्टेंट आएगा वो K नहीं होगा, यहां पर जो कांस्टेंट आएगा दैट विल बी P। लिखो स्मॉल p, स्मॉल p थोड़ा सा झुक जाए तो ऐसा हो जाता है यूं, ऐसे, ये नहीं, स्मॉल p ने थोड़ी पी ली तो टेढ़ा सा हो गया, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, अभी देखो नानी याद आने वाली है। दिस इज कॉल्ड R इज इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं रो L अपॉन A, और ये जो रो होती है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, और इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले आपसे कोई बोले व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग करंट, तो एक फैक्टर होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, और एक फैक्टर होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कुछ स्कूल के टीचर्स एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ा देते हैं तो वो एक पॉइंट लिख देंगे टेम्परेचर, बट टेम्परेचर अभी 10th में कोर्स में नहीं है। टेम्परेचर ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, करंट का फ्लो करना मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट इज दिस रो, दिस रो इज कॉल्ड अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब जरा ध्यान से देखना, अभी टॉपिक शुरू हुआ है। R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, तो बच्चा बोलेगा सर ये रो किसके बराबर होगा, तो बच्चे को हम बोलेंगे ये रो बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे R इंटू A अपॉन L, और R इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। कभी भी याद कर लेना एरिया इज ऑलवेज फाउंड इन मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट में, और लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो बच्चे ध्यान से देख लेना, मीटर से मीटर गया तो रो, रो जिसका नाम क्या है रेजिस्टिविटी, उसकी एसआई यूनिट क्या हो गई
ओहम मीटर, ये वाली चीज कोई भी व्यक्ति कभी भी भूल सकता है। इस साल में आने वाली सबसे सड़ी हुई जो वो है ना यूनिट, वही है SI, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। ये याद रख लेना, ये याद होती नहीं है। ओहम मीटर SI यूनिट के ऊपर बेस्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। हाथ के हाथ नोट्स बनाते हुए चलो। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। बच्चा कहेगा सर यही फॉर्मूला एक बार और देख लो। मैंने कहा दो बार देखो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। तो बच्चा बोलेगा रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। थोड़ा सा फिजिक्स को एक्स्ट्रा पढ़ें तो रो भी ऊपर है और आर भी ऊपर है। दिस इंप्लाइज रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके? रेजिस्टेंस के। मतलब जिसमें कंडक्टर्स कंडक्टर्स की लो रेजिस्टेंस होती है, तो इसका मतलब कंडक्टर्स की लो रेजिस्टिविटी होगी। क्या होगी? लो रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर्स की हाई रेजिस्टेंस होती है। तो क्योंकि इंसुलेटर्स की हाई रेजिस्टेंस होती है तो इंसुलेटर्स की हाई रेजिस्टिविटी होगी। अगर देखा जाए तो रेजिस्टर्स की मीडियम रेजिस्टेंस होती है। तो मीडियम रेजिस्टेंस होती है तो मीडियम ही रेजिस्टिविटी होगी। जैसे इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस हाई होती है वैसे ही इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी भी हाई होती है। ये प्लीज, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ने बोला रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, या फिर उतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जाते हैं। वायर्स जितनी भी होती हैं वो सर्कुलर होती हैं, तो आर का फॉर्मूला एक और हो जाता है रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसमें आर छोटे वाला लेना मेरे प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ वायर। प्लीज इस लेक्चर को या तो सुनो ही मत, रिस्क ले लो और ये टॉपिक ही छोड़ जाओ। और अगर सुनो तो इस लेक्चर को कम से कम 2-3 बार सुन लेना। बच्चा बोलेगा सर हमें तो ना एक चीज और पता है कि जो रेडियस होता है वो हाफ द डायमीटर होता है, जो रेडियस होता है वो d/2 होता है। तो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैं आपको देता हूं सर, रो एल अपॉन पाए, आर की जगह सर लिख दो आप d/2 का होल स्क्वायर। तो ढंग से देखोगे तो r बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये अपॉन का अपॉन ऊपर आ जाएगा तो r बराबर हो जाएगा, साथ देना 4 इंटू रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये आज मूड कर रहा है इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा रहा हूं। रेजिस्टेंस के ये सारे फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं 1 मार्कर्स में आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप इसे कॉपी कर रहे हो तो कम से कम इसे 3 बार कॉपी करना। ओहम मीटर, क्या बोला? ओहम मीटर। ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा कहेगा सर एक बार और समझा दो। तो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। हमने ये बोला जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा। तो सर एक बात तो बताओ, जब दोनों इतने ही एक दूसरे के रिश्तेदार हैं तो मतलब इनके अंदर कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो हमने कहा नहीं बेटा, इन दोनों में डिफरेंस है। रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट, ये प्योर कांस्टेंट होता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ अ substance। ये is that property which obstructs the flow of electric current।
इट इज दैट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से करंट के फ्लो को रोका जा सकता है। इसकी SI यूनिट होती है ओहम मीटर, इसकी SI यूनिट होती है ओहम। एक पॉइंट अपने आप से आप ढूंढकर एक्स्ट्रा लिख दोगे तो मजा आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो लिख रहा हूं इसको नोट्स में लिख लेना। दी हीटिंग एलिमेंट्स, दी हीटिंग एलिमेंट्स, जो समझना एलिमेंट्स और हीटिंग कॉइल्स, जैसे कि गीजर वीजर में होती हैं। हीटिंग एलिमेंट प्रेस के अंदर होता है। नॉर्मल प्रेस को कभी खोलो तो उसमें से पतली सी दो शीटें निकलेंगी, प्लास्टिक जैसी दो शीटें निकलेंगी। उनके बारे में बता रहा हूं। द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक, मैं बुक से देख के लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर etc. are made up of an alloy rather than a pure metal। सिंपल सी बात है, अलॉय के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो सिंपल सी बात इसमें ये देख लेना, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन alloy is much higher than of प्योर मेटल। अगर आप एक टेबल देख लोगे एनसीईआरटी में तो आपको पता चल जाएगा। सेकेंडली, एन अलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ये याद रख लेना। एन अलॉय डज नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, मतलब वो वैसे का वैसे ही रहता है। इवन एट हाई टेम्परेचर, इवन एट हाई टेम्परेचर, जितना मर्जी गर्म कर लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, नाइक्रोम alloy is used for making heating elements, is used for making heating elements of electrical appliances। ये क्वेश्चन ना कहीं हम लोग छोड़ देते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज इन बिटवीन दैट ऑफ, वो तो सेमीकंडक्टर्स बीच वाले होते हैं। तो यहां आने के बाद हमारे पास थोड़ा सा हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा। अब प्लीज मेरी बात समझना, हमने रेजिस्टर्स भी पढ़ लिए। रेजिस्टर्स क्या होते हैं जी? भाई साहब एक हाईवे है, इस हाईवे को बनाओ, तो हाईवे में बिल्कुल फ्लैट रोड। यार भाई साहब एक मिनट ध्यान देना। अगर हाईवे बनाना है तो हाईवे पे कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा। सपोज हाईवे के आसपास एक स्कूल है, स्कूल है, तो अगर स्कूल है तो भैया स्कूल से पहले स्पीड ब्रेकर आने पड़ेंगे। आमतौर पे वो कोशिश करते हैं कि हाईवे पे कोई स्कूल ना हो, क्योंकि स्कूल से बच्चे निकलते हैं, बच्चे निकलेंगे वहां से तेज गाड़ी आ रही होगी तो दिक्कत है। गांव में, देहात में, गलियों में, मोहल्लों में जहां छोटी छोटी रोड्स होती हैं वहां थोड़ी थोड़ी देर बाद रेजिस्टर्स लगे होते हैं। रेजिस्टर्स की जगह स्पीड ब्रेकर बोलता हूं। तो वैसे ही एक चीज होती है रेजिस्टर। रेजिस्टर इज अ डिवाइस हैविंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन देम। समझना, रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना, और रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो कंडक्टर से बहुत ज्यादा होती है, इंसुलेटर से कम होती है, और इसकी रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो ये डिवाइस इस प्रकार से दिखाया जाता है आपकी बुक में। अगर आपने सिंबल्स देखे हो, आर ओम ऐसे लिखा होगा। एक और डायग्राम देख लो, ऐसे 3 ओम, तो तुम इसके बारे में क्या बोलोगे? इट इज अ रेजिस्टर ऑफ 3 ओम कैपेसिटी। कि करंट फ्लो करेगा, बट करंट को कितना रोका जाएगा? 3 ओम जितना रोका जाएगा। 1 ओम की डेफिनेशन अगर आ जाते हो वापस, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन आई।
ध्यान से अगर याद हो तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर हो पास होने पे जो रेजिस्टेंस होती थी वो 1 ओम होती थी, याद हो तो इट इज अ रेजिस्टर ऑफ 3 ओम। अब हमारे के कोर्स में क्या आने वाला है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। बेटा ढंग से देखना, मैंने कहा ये ऐसे रेजिस्टर एक के पीछे एक, तो बच्चा बोलेगा ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, मींस तीनों आइडेंटिकल नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सेम हो। मैंने कहा या फिर रेजिस्टर ऐसे आ सकता है, ऐसे और ऐसे। ध्यान से देखना बेटा, अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी देर के लिए शायद मैं तुम्हें किसान भी बनाऊं। लॉजिकल बात करना। अब बराबरी की बात होनी है तो थोड़ा सा ध्यान देके होनी पड़ेगी। रजिस्टर ये 3 इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि उसमें भी 3 थे ना, ये R1, ये R2 और ये R3। ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगा इधर से इधर, यहां पे करंट फ्लो करेगा इधर से इधर। सपोज ये R1 तुम्हारा खेत है, R2 तुम्हारा खेत है, R3 तुम्हारा खेत है। ये R1 तुम्हारा खेत है, R2 तुम्हारा खेत है और R3 तुम्हारा खेत है। अगर तुम किसान हो और तुम्हारे इनमें से तीनों में से कोई एक खेत है, तो तुम क्या चाहोगे, तुम्हारा खेत कौन सा हो? तुम्हारा खेत कौन सा हो तो तुम ऑब्वियसली बोलोगे मेरा खेत R1 हो, क्योंकि पानी आ रहा है तो सबसे ज्यादा तेज धार से पानी किसको मिलेगा? R1 को। फिर R1 अपना पानी जब यूज कर लेगा, फिर वो पानी किसको मिलेगा? R2 को पानी मिलेगा, R3 को भी पानी मिलेगा, R3 को भी जितना चाहिए पानी मिलेगा, मगर पानी की जो मेन धार मिलेगी वो किसको मिलेगी? R1 को। अगर ये बात समझ आई है तो एक के पीछे एक वाले कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में सबसे बढ़िया मस्त पानी किसको मिलेगा? अगर सपोज करंट पानी है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, पानी फ्लो कर रहा है R1 R2 R3 के थ्रू, तो ऑब्वियसली सबसे सही वोल्टेज में करंट जो मिलेगा वो R1 को मिलेगा, उसके बाद R2 को मिलेगा, उसके बाद R3 को मिलेगा। डाइनिंग टेबल पे जो बीच में बैठते हैं वो घर के लीडर होते हैं, खाना सबसे पहले उनको मिलता है। फिर जो उनके इधर लेफ्ट या राइट पे बैठते हैं वो घर के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं। फिर जो दूसरे तीसरे ऐसे करके बैठते हैं। ये एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो अगर इसमें हो, यहां पर अगर पानी ऐसे में आ रहा है तो यहां पर आप कौन सा खेत चाहोगे? तो बच्चा कहेगा सर यहां पर R1 को भी, R2 को भी और R3 को भी सेम सेम स्पीड से पानी मिलेगा। यहां पर कोई भी पानी की स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा, मगर जो पानी आ रहा है उसके 3 हिस्से हो जाएंगे, पानी के 3 हिस्से हो जाएंगे, स्पीड कम नहीं होगी। तो मतलब बच्चा बोलेगा यहां पर वोल्टेज इज सेम, सेम को हम बोलेंगे कांस्टेंट। और ये 3 अलग अलग लाइनों को बोलते हैं, ध्यान से प्रॉपर इज्जत से, इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये ऐसा नहीं है रोएगा हाय पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, पानी मिलेगा भाई साहब, बट उस वोल्टेज से नहीं मिलेगा जिससे R1 को मिलेगा। तो यहां पर करंट कांस्टेंट होता है, I इज कांस्टेंट होता है, और यहां पर वोल्टेज इज कांस्टेंट, मतलब V कांस्टेंट होता है, सबको बराबर इज्जत मिलती है। अब यहां पर जो टोटल V होता है वो होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां पर जो सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है वो इन भाई साहब को मिलती है, फिर इनको मिलती है, और फिर बचा कुचा इनको इज्जत, करंट इक्वल मिलेगा। यहां पर टोटल करंट जो होता है I, टोटल I जो होता है वो बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां पर करंट के 3 टुकड़े हो गए, बट स्पीड पे कोई फर्क नहीं आया। जिस स्पीड से आ रहे थे, आगे 3 नालियां हैं, तीनों नाली में स्पीड फ्लो कम नहीं हुआ। यहां पर फ्लो सबसे ज्यादा फ्लो पहले को मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना, एक के पीछे एक के पीछे एक वाले कॉम्बिनेशन को बोलते हैं
सीरीज कॉम्बिनेशन, और ऐसे पैरेलल वाले को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, हमने क्या करा, अभी जो टॉपिक है उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दो होती हैं, एक ये वाली, तीन ले लेते हैं, तीन से ज्यादा भी आप ले सकते हो, R1, R2 और R3। सपोज करंट यहां से यहां तक जा रहा है, तो इसको जब भी लिखोगे एक बात याद रख लेना, इसमें I कांस्टेंट होता है और इसमें जो टोटल V होता है वो होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो बच्चा बोलेगा सर आपको एक और बात बताऊं, आपने हमें कराया एक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो टोटल V को मान लो सर V बराबर V1 को लिख दो I1 R1, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना, इसको लिख दो I2 R2, इसको लिख लो I3 R3। तो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, आनी चाहिए, क्योंकि V का फॉर्मूला होता है आई आर। तो बच्चा कहेगा सर यहां आपने एक गलती कर दी, ये I1 I2 और I3 हटा लो। I1 I2 और I3 क्यों हटा लो, क्योंकि बच्चा बोलेगा सर सीरीज में I जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तीनों का I सेम होगा, मतलब इस V की जगह भी क्या लिखूंगा, आई आर बराबर, यहां से I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सर ध्यान से देखो तो I से I बाई बाई, तो जो R टोटल R जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। टॉपिक को हेडिंग ना देकर पहले टॉपिक करा दी। तो बच्चा बोलेगा ये कराया क्या है आपने, मैंने आपको क्या कराया है, डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, derivation of resultant resistance when resistors are connected in series। आप प्लीज इस बात को समझिएगा, आप और आपका दोस्त कहीं अकेले घूम रहे हो तो आप भी उससे खुल के बात कर सकते हो, वो भी आपसे खुल के बात कर सकता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सपोज आपके माता पिता के सामने आपका दोस्त आता है तो आपका दोस्त थोड़ा रुक कर शर्म से बात करेगा, यहां पर क्योंकि माता पिता की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो वैसे ही व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, और ये जो मैंने कराई है इसको बोलते हैं डेरिवेशन। अब क्या होता है, क्योंकि डेरिवेशन ये कराई है ना, तो हमारा फोकस इस पे आ जाता है। नहीं, अपना इस पूरे पेज में अगर आप ढंग से देखो तो इसकी वैल्यू 40% है और इस टोटल V की वैल्यू 40% है और 20% इस चीज की वैल्यू है कि सीरीज में I जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जो सीरीज में I होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये वाला जो कॉम्बिनेशन आपने कराया है सीरीज वाला कराया है, यहां भी सीरीज वर्ड लिख दिया। चलो जी चलते हैं, बच्चा कहेगा कैसे जाने देंगे आपको, पैरेलल वाला कौन कराएगा, वो भी तो कराना पड़ेगा। तो पैरेलल में भी तीन रेजिस्टर्स ले लिया, आप तीन से ज्यादा, तीन से कम ले सकते हो। अब हेडिंग भी डालूंगा, डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन, वर्ड देख लेना, इनको बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं, when resistors are connected in parallel। तो जब पैरेलल की बात हो रही होगी तो हम एक बात जानते हैं, इसमें V कांस्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें टोटल I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। ये तो हमें पता था। फिर यहां पर आ जाएंगे मिस्टर ओहम, ओहम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I की जगह लिखा जाएगा V अपॉन आर। बेटा ये ब्रैकेट में जरूर लिखना, जो मैं बादलों में लिख रहा हूं वो आप साइड में जरूर लिखना। तो I की जगह बच्चों हम लिख देंगे V अपॉन आर। तो बच्चा बोलेगा सर इस टोटल I की जगह लिख दोगे बड़ा V अपॉन आर,
V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। अब बच्चा मेरी गलती निकालेगा। बच्चा कहेगा सर इसमें आपने गलती क्या करी? पैरेलल में V कांस्टेंट होता है। पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है? V कांस्टेंट होता है। आप यहां लिखोगे बिकॉज V इज कांस्टेंट। ये रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। V अपॉन R, यहां से कॉमन आ गया ऊपर से। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? V V V, तो ऊपर से कॉमन आ गया। मेरे प्यारे बच्चों V कॉमन आ गया। अंदर बचेगा अगर आप साथ हो तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V गया तो हमारा जो 1 अपॉन R बराबर हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the resultant resistance of three resistors when connected in parallel. Please ये derivation कम से कम 2 बार कीजिएगा। इस लेक्चर को कम से कम 2 बार देखिएगा। आपकी नजर इस पर ही नहीं होनी चाहिए। आपकी नजर में ये 40% इंपॉर्टेंट है, ये 40% इंपॉर्टेंट है और ये 20% इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बात याद रख लेना। कोई बोले पैरेलल, तो पैरेलल में ये वर्ड जरूर बोलना कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये जरूर याद रख लेना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी थ्योरी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू, खुदा हाफिज, जय माता दी, सब खुश रहो। थैंक यू।